हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी का दूसरा अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी संपदा होती है। अगर देश के नागरिक स्वस्थ हैं या देश की जनसंख्या स्वस्थ है तो वो देश तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित करते जाएगा। अगर मान लीजिए देश की जनसंख्या के बीच में कोई बीमारी फैली हुई है या वहाँ की जनसंख्या बीमारियों से ग्रसित है तो देश की तरक्की जो है धीमी गति से होगी या फिर ना के बराबर रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें अक्सर बीमारी या महामारी फैली रहती है, तो वहाँ पर जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी आर्थिक प्रगति ना के बराबर है। लोग जो है बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हो पा रहे हैं, लोगों का विकास भी नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर तरक्की बहुत कम है, ना के बराबर है। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का सीधा सीधा संबंध किसी देश की जीडीपी से होता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ने ऐसा क्या बोल दिया कि स्वास्थ्य का संबंध जीडीपी से होता है, कैसे होता है? देखिए, मैं यहाँ पर आपको दूरदर्शी सोच के साथ पढ़ा रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि आपकी तैयारी यहीं से मेंस तक की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाए, आप केवल प्रीलिम्स तक निर्भर ना रहें, आप मेंस तक जाएं। तो देखिए, जीडीपी पर स्वास्थ्य जो है प्रत्यक्ष असर डालता है। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ व्यक्ति पूरे मन से काम करेगा। किसी रोजगार में अगर व्यक्ति शामिल है तो वहाँ पर उसे छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, यानी बीमार पड़ते हैं व्यक्ति तो उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है। तो जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो पूरे मन से काम करेगा, गुणवत्तापूर्ण काम करेगा, उसे अवकाश नहीं लेना पड़ेगा और उत्पादन ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर श्रम की उत्पादकता बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि जब व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा तो उसका जो स्वास्थ्य पर लगने वाला जो खर्च है वो बच जाएगा, और स्वास्थ्य पर लगने वाला खर्च जब बचेगा तो उस पैसे को वो कहीं निवेश कर सकता है, उस पैसे से वो भविष्य की योजना बना सकता है, नए रोजगार स्थापित कर सकता है, उद्योग धंधे लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तीसरी बात है कि जब देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे, देश के नागरिकों को सरकार आधारभूत सुविधाएं प्रदान करेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर जो पब्लिक अवसंरचना है उसको प्रोवाइड करेगी, आवास, सड़क वगैरह। तो देश के नागरिक जो हैं मानव से मानव संसाधन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मानव संसाधन जब बन जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, उच्च लेवल का सोच पाएंगे, नवाचार कर पाएंगे, नए आविष्कार कर पाएंगे, नए तरीके से सोच पाएंगे। जैसे जापान का उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, प्राकृतिक संसाधन ना के बराबर हैं। जापान ने क्या किया, जापान की गवर्नमेंट ने वहाँ के नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं प्रदान की, बेहतर शिक्षा दी, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया। तो वहाँ के नागरिक जो थे वो मानव से प्रॉपर मानव संसाधन बन गए। तो आज आप लोग देखते होंगे कि जापान तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के अन्य देशों से बहुत आगे है। वहाँ के लोग नवाचारी हैं, नए तरीके से सोच पाते हैं, कुछ क्रिएटिव कर पाते हैं। तो जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमें सरकार का सपोर्ट मिलेगा, तो हम लोग की मानव संसाधन बन के देश की तरक्की को और आगे ले जा पाएंगे। चौथी बात है कि जब लोग स्वस्थ होंगे तो सरकार जो जीडीपी का कुछ हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करती है उसमें बचत होगी। तो सरकार जो उस पैसे को कहीं अन्य जगह लगा पाएगी, शिक्षा में लगा पाएगी, रोजगार में लगा पाएगी, अन्य जगह पर लगा पाएगी। पांचवी बात है कि जब लोग स्वस्थ होंगे तो ज़्यादा आयु तक काम कर पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि भाई 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, 60 साल तक लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर 60 साल वाली जो कंडीशन है खत्म हो जाएगी, फिर लोग 65-70 तक काम कर पाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये सभी कारक जो है जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ा देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध देश की जीडीपी से होता है। अगर देश के नागरिक स्वस्थ हैं तो देश की जीडीपी तेजी से आगे बढ़ती जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में हम लोग सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वो जनता को सारी सुविधाएं या जो जन कल्याण की जो भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करें। तो आप लोग जानते हैं आधारभूत आवश्यकताएं हमारी किन किन चीज़ों की हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास, सड़क, बिजली या फिर यातायात के जो अन्य साधन हैं, ये सभी कल्याणकारी राज्य की स्थापना में आवश्यक हैं। यानी एक लोकतंत्र में अपेक्षा की जाती है कि सरकार ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करे, ताकि जो कल्याणकारी राज्य वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा हो सके। अब जैसे आप लोगों के मन में आएगा कि भाई ये अगर सरकार प्रोवाइड ना करवाए तो क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। भाई मान लीजिए सरकार अगर मेडिकल कॉलेज, सरकार अगर इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित नहीं करवाएगी तो लोग क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। सरकार अगर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप नहीं करेगी तो जो तीव्र गति से सामान की आवाजाही होती है क्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये सभी चीज़ें लोग अपने स्तर से नहीं कर सकते, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार की। तो ऐसी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनमें भी सरकार का अहम रोल होता है।
अगर सरकार प्रयास करेगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य का अर्थ बताया गया है कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। देखिए आप लोगों के मन में आया होगा कि स्वास्थ्य का अर्थ ये है कि भाई बीमार ना पड़े, कोई चोट वगैरह ना लगे तो हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का अर्थ केवल इतना नहीं है, बल्कि इसका और आगे तक है। तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों या फिर चोट से मुक्त रहना नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और सामाजिक कल्याण भी शामिल है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ तो है, उसे कोई चोट नहीं है, कोई विकार नहीं है, लेकिन एक प्रेशर है, भाई मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति है, समाज में उसको हरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो क्या वो स्वस्थ कहलाएगा? वो स्वस्थ नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि व्यक्ति न केवल बीमारियों से मुक्त रहे, बल्कि मानसिक और सामाजिक कल्याण भी उसका हो, तभी उसे स्वस्थ माना जाएगा। यहाँ पर स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक बताए गए हैं, जैसे स्वच्छ पेयजल है, प्रदूषण मुक्त वातावरण है। अगर स्वच्छ पेयजल नहीं होगा तो व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। प्रदूषण मुक्त वातावरण अगर नहीं रहेगा तो भी व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में AQI कितना खराब होता जा रहा है, लगातार वहाँ पर स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगर व्यक्तियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तनाव मुक्त और प्रसन्न मानसिक स्थिति हो, आवास की उचित स्थिति हो, यानी उनके जो भी घर वगैरह हों या जो भी उनकी बस्ती वगैरह स्थापित करवाई गई हो तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर वहाँ पे नाली वगैरह बनी हो, जिससे कि जो जल वगैरह है, जल की निकासी होती रहे, प्रॉपर सफाई होती रहे गलियों की, ताकि वहाँ पे कचरा ना जमा होने पाए, नालियों की सफाई होने पाए, ताकि उसमें मच्छर वगैरह या अन्य जो बैक्टीरिया वो ना पनपे। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी, अगर ये सब चीज़ें सरकार करेगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे, और ये सब चीज़ें नहीं हैं तो कहीं ना कहीं लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ये महत्वपूर्ण कारक हैं। देखिए WHO की यहाँ परिभाषा दी हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कुशलता की अवस्था है। WHO भी ये कहता है कि स्वास्थ्य जो है शारीरिक मतलब शरीर से, मन से और समाज से रूप से अगर आप सक्षम हैं, सामाजिक रूप से अगर आप कुशल हैं तो आप स्वस्थ हैं। ये WHO की परिभाषा है। अब देखिए हम भारत की बात करेंगे कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं वो कैसी हैं। देखिए भारत के बारे में जो अनुभव है वो मिला जुला है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का कुछ सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव साइड की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो भारत में हैं, और हमारे यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर तैयार भी किए जाते हैं। अभी मैं आपके सामने हाल का ही जो आंकड़ा है वो बता रहा हूँ कि वर्तमान में देश में कुल 74,306 स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, PG वाले, जिनको हम MD बोल सकते हैं, है ना, MD डॉक्टर, और 1,18,190 भी MBBS सीटें हैं। ये हमारे सरकारी आंकड़ा है, यानी गवर्नमेंट की जो सीटें हैं MBBS और MD की, वो सरकारी आंकड़ा मैंने यहाँ पर दिया है PIB से, इतना स्थिति है। तो इनमें से अगर कुछ लोग ड्रॉप आउट भी करते होंगे, कुछ लोग फेल भी हो जाते होंगे, तब भी हम ये कह सकते हैं करीब 1 लाख से अधिक MBBS लोग करते हैं, 1 लाख से अधिक MBBS डॉक्टर बनते हैं, और 70 या 60 हज़ार से ऊपर स्नातकोत्तर PG वाले डॉक्टर बनते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक मोटा मोटा आंकड़ा आ गया है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग डॉक्टरी के लिए तैयार हो पा रहे हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, इसका नकारात्मक पक्ष भी है। जितने भी डॉक्टर हैं, तो जब डॉक्टर यानी लोग पढ़ लिख जाते हैं, हम में से अक्सर हम लोगों की समस्या ही है, हम लोग जब पढ़ लिख जाते हैं तो अपना जो गांव है हमें बुरा लगने लगता है, हमें लगता है गांव में कुछ नहीं है, गांव में रह के करेंगे क्या, तो हम लोग शहरों की ओर भागते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही डॉक्टरों के साथ है, जब ये अच्छी शिक्षा हासिल कर लेते हैं, जब इनकी डिग्री पूरी हो जाती है तो लगता है गाँव में क्या है, गाँव में तो फीस भी नहीं मिलेगी, लोग फ्री में दिखाने आएंगे, उनसे फीस भी नहीं ले पाएंगे, तो ये लोग शहरों की तरफ भागते हैं। तो भारत के जो अधिकांश डॉक्टर हैं शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, और जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्रों में आना जाना बड़ा कठिन है। खास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए आने जाना या आवाजाही करना आसान नहीं होता है। तो वो लोग इस कठिन आवाजाही के चक्कर में इलाज कराने जाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है ऑलरेडी, और पैसे के साथ साथ डॉक्टर भी दूरी पर है। तो मान लीजिए जब इस तरह की स्थिति होगी तो लोग के इलाज करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले जो डॉक्टरों की संख्या है वो काफ़ी कम है, यानी अधिकांश डॉक्टर जो हैं शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। अब देखिए यहाँ पर सरकारी आंकड़ा भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे सकारात्मक पक्ष में बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अगर स्वास्थ्य सेवाओं को देखें तो उनकी सुविधा में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। जैसे 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, 1991 में ये बढ़कर 11,174 अस्पताल हो गए, 2017 में ये संख्या बढ़कर जो है 23,583 हो गई,
और अभी प्रेजेंट का आंकड़ा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हॉस्पिटल यहाँ पर रिलेटेड है, जिन जिनमें आयुष्मान भारत योजना लागू है, उनका यहाँ पर रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं, इनकी कुल संख्या जो है 31,846 है, और ये आंकड़ा 3 अप्रैल 2025 तक का आंकड़ा है। पीआईबी से ये भी आंकड़ा लिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ लगातार जो अस्पताल हैं उनमें वृद्धि हो रही है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ अस्पतालों में वृद्धि जरूर हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा वृद्धि जो जनसंख्या में हो रही है। तो जनसंख्या के अनुपात में अस्पताल जो है कम है, और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें सुविधाएं जो हैं ना के बराबर हैं। यही कारण है कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो है आज भी स्वास्थ्य से वंचित है। तो यहाँ पर कुछ बीमारियों के बारे में भी बताया गया कि भले हमारे यहाँ अस्पतालों में वृद्धि हो रही है, फिर भी हमारे यहाँ पे बीमारियाँ कुछ कुछ जो हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। जैसे तपेदिक की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस इसको टीबी कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी हाल की एक रिपोर्ट है, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024। इसके अनुसार 2023 में 3.42 लाख, लगभग इतने 3.5 लाख लोग अनुमानित लोग हैं, ये लोग टीबी से प्रभावित हुए। ये रिपोर्ट ये बताती है। हालांकि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी को पूरी तरह समाप्त करना है। इसी तरह मलेरिया की स्थिति बताई गई है कि हर साल मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि भारत सरकार ने मलेरिया को भी भारत से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। तो भारत सरकार ने 2030 तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। यानी सरकार ने भले लक्ष्य रखा हो, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो स्थिति कुछ और है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर भी फर्जी आंकड़े चलते हैं। जैसे यहाँ पे मलेरिया की जो रिपोर्ट बताई गई है कि 20 लाख मामले रिपोर्ट किए जाते हैं, रियलिटी ये है कि मलेरिया के 20 लाख नहीं करोड़ों में मामले होते हैं, बस उनकी रिपोर्ट नहीं की जाती, ऊपर तक रिपोर्ट नहीं पहुंचाई जाती है। जमीनी हकीकत कुछ अलग होती है। फिर भी यहाँ पे जो आधिकारिक आंकड़े वो ये बताते हैं कि हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। अब तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि भाई हमारे यहाँ चूंकि काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले हॉस्पिटल हैं, बेटर टेक्निक वाले हैं, यानी कि मॉडर्न टेक्निक को यूज करके हमारे ऑपरेशन वगैरह भी होते हैं। तो हमारे यहाँ कई लोग चिकित्सा पर्यटन के रूप में, हमारे चिकित्सा पर्यटक के रूप में आते हैं। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के हैं, श्रीलंका के हैं। तो ये लोग अमेरिका नहीं जा सकते, इंग्लैंड नहीं जा सकते, इनको भारत सस्ता पड़ता है, भारत पास भी है, सस्ता भी है, तो भारत ही इलाज कराने जाते हैं। अब जैसे अमेरिका के कुछ लोग हैं, अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे इलाज कराना करोड़ों रुपए में पड़ता है, वही इलाज भारत में 15-20 लाख रुपए में हो जाता है। तो ऐसे लोग भी भारत आते हैं। तो हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या में चिकित्सा पर्यटक आते हैं। तो भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। अब इनके अलावा हमारे भारत की स्थिति क्या है? जैसे हमारे यहाँ जो विभिन्न स्वास्थ्य अध्ययन हुए हैं, जैसे विश्व बैंक या भारत सरकार की जो पिछली रिपोर्ट है, ये सब दर्शाती हैं कि भारत में लगभग 21% संक्रामक बीमारियां प्रदूषित पानी के उपयोग से जुड़ी होती हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं, जो किसी के माध्यम से फैलते हैं, यानी किसी के स्पर्श, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से फैलने वाले जो रोग होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है, संचारी बीमारियां कहा जाता है। तो हमारे यहाँ 21% संक्रामक बीमारियां जो हैं वो प्रदूषित पानी से होती हैं, जिनमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं? डायरिया है, हैजा है, हेपेटाइटिस है। ये कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो कि दूषित जल से होती हैं। इसके अलावा अगर हम भारत में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत जो है दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी हम लोग दवाइयों के उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आते हैं, और निर्यात के मामले में हम लोग टॉप 10 में आते हैं। इसके बावजूद भी भारत की जो एक बड़ी आबादी है वो इन दवाइयों से वंचित रह जाती है। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइड इफेक्ट बताया गया कि भारत में लगभग 1/3 बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं। देखिए, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, 5 संस्करण है इसका, 2019-21 की सर्विस है। इसके अनुसार ये बताया गया कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे ये दीर्घकालिक अल्पोषित हैं। यानी कहने का मतलब ये कि हमारे लगभग 1/3 से ज़्यादा बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं। ये हाल की सर्वे का आंकड़ा यहाँ पे दर्शाया गया है। यानी एक ओर तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा में प्रगति हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ आज भी भारत की एक बड़ी आबादी जो है स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। अब देखिए, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के बारे में बात की गई है। तो सतत विकास लक्ष्य 6, जिसमें कि स्वच्छ जल और स्वच्छता पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि सभी के लिए सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है।
अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सतत विकास लक्ष्य 6 किससे संबंधित है, तो आप लोग बता देंगे स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। देखिए मेडिकल लाइन में एक शब्द आता है ओपीडी। आपने अक्सर सुना होगा ओपीडी। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं सबसे पहले आप लोग ओपीडी में जाते हैं, तो ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी बाह्य रोगी विभाग। किसी भी अस्पताल में भर्ती होने से पहले आप ओपीडी में जाते हैं, वहाँ अपनी समस्याएं बताते हैं, फिर ओपीडी से आपको रेफर किया जाता है कि आप ज़्यादा बीमार हैं, सर्जरी की जरूरत है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग आगे आपको रेफर करते हैं। सबसे पहले आप लोग ओपीडी में जाते हैं, तो ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी बाह्य रोगी विभाग। अब आगे यहां पर सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात की गई है। देखिए सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों के लिए, तो सार्वजनिक का मतलब हो गया सभी लोगों के लिए। सभी लोगों के लिए कौन सी सुविधाएं होंगी? जो सरकार की होंगी। सरकारी सुविधाएं सभी लोगों के लिए होती हैं क्योंकि उस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। प्राइवेट जो होती हैं उन लोगों के लिए होती हैं जो उसको वहन कर पाते हैं, जो उसका खर्चा उठा पाते हैं, उन लोगों के लिए प्राइवेट होती हैं। तो सार्वजनिक का मतलब है सभी लोगों के लिए, यानी कि सरकार की सुविधाएं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीमारियों से बचाव के लिए, उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र हों, अस्पताल हों, परीक्षणों के लिए लैब वगैरह हों, एम्बुलेंस की सुविधा हो, ब्लड बैंक हो, तो ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। साथ ही साथ इन सुविधाओं को चलाने वाले जो विशेषज्ञ हैं वो भी होने चाहिए, जैसे स्वास्थ्य सेवक, नर्स, योग्य डॉक्टर या अन्य जो विशेषज्ञ हैं, ये सब होने चाहिए जो कि परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। तो भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं इनको मोटे तौर पर 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक तो पब्लिक हेल्थ सर्विस है और दूसरी प्राइवेट हेल्थ सर्विस है। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस की। जैसा कि मैंने बताया था इनका सार्वजनिक नाम है, सार्वजनिक का मतलब सभी लोगों के लिए। तो ये सरकार के द्वारा ये सेवाएं चलाई जाती हैं ताकि सभी लोग इसको वहन कर सकें, सभी लोगों को ये सुविधाएं मिल सकें। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ये सभी केंद्र और अस्पताल जो आपस में जुड़े होते हैं और शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को ये सुविधाएं प्रदान करते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनकी संरचना यहाँ बताई गई है। इनकी संरचना कैसी होती है? तो सबसे पहले हमारे यहाँ जानते हैं सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम स्तर पर, सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई है वो ग्राम स्तर पर है। तो गांव के स्तर पर अगर हम बात करें तो गांव के स्तर पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ पे प्राय एक नर्स या एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। ये लोग बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं करते हैं, हल्की बीमारी जैसे किसी को खांसी है, बुखार है, सामान्य बुखार है, इनके लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और इनका इलाज ये लोग कर पाते हैं। फिर आ जाते हैं ब्लॉक स्तर पर। देखिए ब्लॉक स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होता है या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखिए ऐसे इलाके जहां पे 20,000 से लेकर 30,000 की आबादी होती है तो वहां पर पीएचसी स्थापित करवाए जाते हैं। यहां पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, कई बार क्या होता है पीएचसी जो होते हैं 5-6 गांव के ऊपर स्थापित करवा देते हैं। जरूरी नहीं है ब्लॉक स्तर पर हो, 5-6 गांव, अगर आसपास 5-6 बड़े बड़े गांव हैं तो एक वहां पे पीएचसी बना देते हैं। जरूरी नहीं है ब्लॉक स्तर पर ही बनाए, है ना। तो ये ध्यान देना है यहाँ पर ये मत समझना कि मयंक सर ने इसको ब्लॉक स्तर में बता दिया है तो ब्लॉक स्तर में ही होगा, ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है जनसंख्या के ऊपर। मान लीजिए 5-6 गांव वहाँ पे आसपास पड़ रहे हैं कि रोड पे 5-6 गांव पड़ रहे हैं, उनकी आबादी 20-30 हज़ार हो रही है, तो वहाँ पे उन्होंने एक पीएचसी बना दिया, भले वहाँ पे ब्लॉक हो या ना हो, पीएचसी बना दिया। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि जो पीएचसी होते हैं यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो ब्लॉक पर ही होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर 20,000 की आबादी का क्राइटेरिया सेट किया गया है, जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे 30,000 की आबादी का क्राइटेरिया सेट किया गया है। तो 20,000 से लेकर 30,000 की आबादी पर ये स्थापित कराए जाते हैं। और ये जो है ग्राम स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, यानी जो ग्राम स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं इनकी निगरानी करते हैं और ये कई गाँव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यानी ये जितने आसपास के गाँव हैं उन सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। देखिए जो ग्राम स्तर पर जो मरीज होते हैं वहाँ के जो उप स्वास्थ्य केंद्र में हैंडल नहीं हो सकते हैं उन्हें रेफर किया जाता है पीएचसी में। तो पीएचसी में जो सामान्य रोगों का इलाज होता है, जैसे टीकाकरण है, सामान्य प्रसव है, किसी की डिलीवरी होनी है, बच्चा पैदा होना है, ये सब सुविधाएं पीएचसी में मौजूद होती हैं। तो ग्राम स्तर पर जो आशा वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पीएचसी में लेकर आती हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि पीएचसी में स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही है, भाई वहाँ के डॉक्टर से हैंडल नहीं कर पा रहे, उतनी सुविधाएं नहीं है, तो पीएचसी से मरीज को फिर सीएचसी में रेफर किया जाता है। सीएचसी की फुल फॉर्म है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये पीएचसी से बड़ा होता है। तो ये जो है ब्लॉक स्तर पर 30 बेड वाला छोटा अस्पताल होता है,
देखिए यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 बेड यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, डिपेंड करता है राज्य टू राज्य, है ना। कोई राज्य जो है बड़ा है तो वहाँ पे 30 की या 50 का भी हो सकता है, लेकिन एक न्यूनतम सीमा 30 बेड की है। तो ब्लॉक स्तर पर 30 बेड वाला ये छोटा अस्पताल होता है। यहाँ पर सर्जन, सर्जरी करने वाले, बाल रोग विशेषज्ञ, महिला डॉक्टर, ये सब उपलब्ध होते हैं। और यहाँ पर पीएचसी से भेजे गए मरीजों का इलाज होता है। जो मरीज जो है पीएचसी से यहाँ भेजे जाते हैं उनका यहाँ पर इलाज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई महिला, गर्भवती महिला पीएचसी पर आई, अगर उसकी सामान्य डिलीवरी होनी है तो पीएचसी पर डिलीवरी हो जाएगी, उसको सामान्य तरीके से उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो पीएचसी भी रोक लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पे जटिल है, मान लीजिए बच्चे के साथ कोई दिक्कत है, तो वो लोग क्या करते हैं, डिलीवरी के लिए फिर सीएचसी रेफर करते हैं, वहाँ पर उसका सर्जरी वगैरह होकर बच्चा बाहर निकाल लिया जाता है। और जब सीएचसी में भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तो जिला स्तर पर भेजते हैं। जिला स्तर पर एक बड़ा अस्पताल होता है जिसको जिला अस्पताल कहा जाता है, जो कि इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे कई सरकारी अस्पताल होते हैं, और इन सबसे ऊपर जो है विशिष्ट संस्थान होते हैं जिनको एम्स कहा जाता है ना। मेडिकल कॉलेज आपने सुना होगा वर्ड, तो इनके ऊपर जिला स्तर पर या 2-3 जिलों को मिलाकर मेडिकल कॉलेज बनाई जाती हैं। तो जब जिला स्तर पर भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, वहाँ के डॉक्टर अपने उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो फिर एम्स जैसे संस्थान में मरीज रेफर किए जाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सभी को सुलभ कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर रही है जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ कम हैं, तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स या नए संस्थान स्थापित कराए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि सरकार अब कुछ नए एम्स भी बना रही है। नए एम्स बनाने का रीज़न ये है कि पहले कुछ ज़िले ऐसे भी थे जो कि एम्स की पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर थे, तो अब ऐसे ज़िलों के आसपास ही एम्स बनाए जा रहे हैं ताकि उन ज़िलों के लोगों को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों होनी चाहिए? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं निःशुल्क होती हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा कम कीमत पर ये मिल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे 1 रुपये की पर्ची कटती है, कहीं पे 10 रुपये की पर्ची कटती है। 1 रुपये या 10 रुपये में यहाँ पे इलाज हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति भी इलाज करा सकता है। निःशुल्क इलाज है, कोई दिक्कत होती नहीं है, सब कुछ सरकारी वहन करती है। तो जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा है इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, निःशुल्क या फिर बहुत कम कीमत पर प्रदान करना, जिससे कि गरीब लोग भी इलाज करा सकें। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं का जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य है वो बीमारियों को कंट्रोल करना, जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया, इनको फैलने से रोकना। देखिए एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी होगी कि कोई भी प्रयास एक तरफा नहीं होता है। केवल सरकार के करने से ये सब चीज़ें नहीं होंगी, हमें भी अवेयर होना होगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा विज्ञापनों में आता है कि हमें मलेरिया फैलने से रोकने के लिए अपने आसपास गंदा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए या फिर गंदगी नहीं रखनी चाहिए। तो कुछ प्रयास हमें भी करने होंगे, हमें भी स्वच्छता में योगदान देना होगा ताकि हम कम बीमार पड़ें, आसपास का जो परिवेश है वो हेल्दी बना रहे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसके अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये हमारे संविधान में वर्णित है, आर्टिकल 21 में ये वर्णित है। अब इसके बाद है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, निजी का मतलब प्राइवेट, यानी व्यक्ति यहाँ पर, डॉक्टर यहाँ पर खुद से डिसाइड करता है कि कितनी फीस लेनी है। यहाँ पर सरकार का जो दायित्व है वो केवल रजिस्ट्रेशन प्रदान करने का है। सरकार यहाँ पर ये देखती है डॉक्टर ने प्रॉपर डिग्री ली है या नहीं ली है, डॉक्टर योग्य है या नहीं है, तो सरकार क्या सर्टिफिकेट प्रदान करती है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक यानी प्राइवेट क्लिनिक स्थापित करते हैं जिनकी फीस वगैरह ये खुद तय करते हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि निजी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इन पर सरकार का स्वामित्व या फिर नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा है कि जो आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो फ्री हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं वो फ्री नहीं हैं। यहाँ पर मरीज को हर सेवा के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आपने देखा होगा डॉक्टरों की फीस बहुत हैवी होती है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5-5 हज़ार रुपये। फिर तमाम तरह के टेस्ट कराते हैं, चेकअप कराते हैं, उनमें हज़ारों रुपये पार होते हैं, हज़ारों रुपये हमारे खर्च होते हैं। तो प्राइवेट जो सेवाएं हैं बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अब चूंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। आप लोग हमारे देश में जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है वो देख रहे होंगे, देखी भी होंगी। किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप जाकर देखें, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ चूँकि सरकार की उदासीनता की वजह से, करप्शन की वजह से जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं वो उतनी बेहतर नहीं हैं। तो इस मजबूरी की वजह से लोगों को मजबूरी में प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं लेनी पड़ती हैं, जिसमें उनका बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी
यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये मिल जाते हैं। और शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में डॉक्टर होते हैं जो कि अपने अपने फील्ड में विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कोई हड्डी विशेषज्ञ है, कोई आँख का विशेषज्ञ है, कोई ब्रेन को देखता है, कोई पेट का विशेषज्ञ है ना, कोई लीवर विशेषज्ञ है। तो हर बॉडी पार्ट के विशेषज्ञ आपको शहर में देखने को मिल जाएंगे, ऐसे डॉक्टर वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं और समानता। देखिए, जैसा कि हमने चर्चा की कि हमारे देश में दो तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एक तो गवर्नमेंट वाली हैं, दूसरी प्राइवेट वाली हैं। अब लोगों के सामने दिक्कत क्या है कि लोगों को मजबूरी में प्राइवेट सेवाएं लेनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी में उतना ज़्यादा अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है, या फिर वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती हैं। कई बार क्या होता है, बहुत लंबी लाइन लगी होती है, तो मजबूरी में उस लाइन को अवॉइड करने के लिए, या फिर मरीज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ऐसी स्थिति में लोगों को प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पर भारत में भी कुछ ऐसा ही है। भारत में दिनों दिन जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं, वहीं सार्वजनिक सेवाएं जो हैं वो उतनी नहीं हैं। सरकार प्रयास तो कर रही है लेकिन उतनी ज़्यादा स्थापित नहीं हो पा रही, और स्थापित भी हैं तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी और 5 साल में जर्जर हो गई। क्यों हो गई जर्जर होने का रीज़न ये था कि वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण मटेरियल यूज नहीं किया गया, उसमें धांधली हुई है। तो इस वजह से सरकारी सेवाएं जो खस्ताहाल हालत में हैं। यही कारण है कि लोगों को मजबूरी में निजी सेवाएं लेनी पड़ती हैं जो कि शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं। अब यहाँ पर वो चीज़ समझाई गई है कि भाई अगर कोई व्यक्ति, कोई ग्रामीण व्यक्ति प्राइवेट सेवा लेता है, प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा लेता है, तो उससे क्या होता है। देखिए, प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा धन खर्च करवाती हैं। यहाँ पर आप लोग देखते होंगे हर चीज़ के लिए पैसा देना है, डॉक्टर की फीस भी देनी है, दवाई का खर्चा भी देना है, टेस्ट के खर्चे भी देने हैं, ऑपरेशन होना है उसका भी हमें पैसा देना है अलग से। कई जगह स्थिति ऐसी भी देखी जाती है इस फील्ड में कि मान लीजिए ज़रूरत है हमें एक गोली की, डॉक्टर ने पूरा चेकअप लिख दिया, पूरा मतलब 15 दिन की दवाई दे दी। यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें देखी जाती हैं जो कि नैतिकता के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई भी गई है कि कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो कि सही नहीं है। जैसे कि कुछ चिकित्सक ऐसे भी हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सैलाइन इन सब की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज से भी व्यक्ति सही हो सकता था। तो ऐसा देखा जाता है। आपने कई मूवी में भी देखा होगा कि मरीज मर गया है और वो बताते हैं कि भाई अभी आईसीयू में रखा है, मरीज जिंदा है, 2-3 दिन तक रखे रहते हैं, उसका पैसा चार्ज करते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं आप लोग देखते भी होंगे, न्यूज में निकल कर आती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेडिकल फील्ड में भी क्या है, कुछ लोग पैसे के लालच में ये सब काम कर रहे हैं, गलत कृत्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक आंकड़ा बताया गया है कि हमारे भारत में कितने लोग जो हैं प्राइवेट खर्चे में दवाइयाँ लेने में सक्षम हैं या नहीं है, वो यहाँ बताया गया है। केवल 20% जनसंख्या ही बीमारी के दौरान दवाइयों का खर्च उठाने में सक्षम है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, यानी हमारे देश की 100% में से मात्र 20% जनसंख्या ऐसी है जो कि अपना इलाज कराने में सक्षम है। बाद बाकी 80% लोग असहाय हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले तकरीबन 40% लोग जो हैं खर्च के लिए कर्ज लेते हैं या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेचते हैं। खास करके गरीब लोगों की बात हो रही है, या मध्यम वर्गीय लोग जो हैं, अगर वो बीमार पड़ गए, अचानक से उनके शरीर में कोई बीमारी डिटेक्ट हो गई, डायग्नोस हो गई, तो ऐसे में उन्हें क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, अपनी जो जमा पूंजी है उसे खर्च करना पड़ता है या प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर चूंकि समाज पितृसत्तात्मक समाज है, तो यहाँ पर लड़कों को वरीयता दी जाती है, लड़कियों को इग्नोर किया जाता है, लड़कियों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। आज भी भारत के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, अगर यहाँ पर बेटा बीमार पड़ जाएगा तो उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया जाएगा, प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अगर लड़की बीमार पड़ जाए तो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ जो लड़कियाँ या महिलाओं की जो चिकित्सा है या उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग संवेदनशील नहीं हैं, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। उसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ लोग पितृसत्तात्मक समाज की जो सोच है उससे प्रेरित हैं और लड़के को वरीयता देते हैं। तो महिलाओं के स्वास्थ्य को अक्सर प्राथमिकता नहीं दी जाती है। और आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो आदिवासी क्षेत्र हैं या पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और जो कुछ हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ पर निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, खास करके जो मध्य भारत वाला रीजन है या फिर जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ कुछ इलाके हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी कम है और जो कुछ है वो अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर प्राइवेट फैसिलिटी भी नहीं है। तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमने ऊपर एक जिक्र किया था कि कई जगह डॉक्टर लोग क्या करते हैं, धन कमाने के लालच से मरीज को बेवकूफ़ बनाते हैं। बीमारी अगर छोटी सी बीमारी है उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं भाई आप तो अब
निपट जाओगे, या उसको डराते हैं तो डराकर उससे धन ऐंठते हैं। तो यहाँ पर इस बारे में हमारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, इसका आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता ये कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनरिक नामी उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, यानी जो दवाइयाँ हैं उनके जेनरिक नामी उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। अब आपके मन में सवाल आएगा जेनरिक नाम क्या होता है। देखिए, कोई भी दवाई के भीतर कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, कुछ साल्ट्स होते हैं जिनसे वो बनती है। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें जो इंग्रेडिएंट हैं या साल्ट्स हैं वो कॉमन है। जैसे बुखार की गोली है, तो बुखार की गोली में एक जो रसायन है वो है पैरासीटामोल, वो कॉमन है। अब क्या करती हैं, कंपनियां वो पैरासीटामोल नाम लिख के अलग अलग नाम डाल देती हैं। जैसे आप पढ़ते भी होंगे, देखते होंगे मार्केट में सेरिडॉन गोली आती है, और भी कई गोलियां आती हैं जो कि जिनमें पैरासीटामोल ही होता है, मूल तत्व पैरासीटामोल ही है, लेकिन अलग अलग नाम है। तो कंपनियां अलग अलग नाम से इन्हें लॉन्च करती हैं, डॉक्टर लोग इनको रिकमेंड करते हैं, और ये कंपनियों के द्वारा इस तरह की जो दवाइयाँ जो होती हैं, जो ये दावा करती हैं कि भाई हमने प्रॉपर रिसर्च की है, स्पेशल गोली है, ये बहुत कीमत वसूल करती हैं। भाई इनको बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा जाता है, तो कहीं ना कहीं इलाज जो है बहुत महंगा हो जाता है। जेनरिक दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जो कि किसी दवाई के पेटेंट खत्म होने के बाद बनाई जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका ने कैंसर की कोई वैक्सीन ईजाद की, तो वैक्सीन का कुछ समय के लिए पेटेंट किया, जिस व्यक्ति ने वो वैक्सीन ईजाद की है उसका पेटेंट वो कराएगा। तो पेटेंट के आधार पर जो जिसे अथॉरिटी देगा, जिस मतलब कंपनी को, वो कंपनी उसे वैक्सीन को बनाएगी। तो पेटेंट जो होते हैं कुछ साल के लिए होते हैं, मान लीजिए 20 साल 30 साल, तो 20 साल बाद मान लीजिए पेटेंट वो खत्म हो गया। तो पेटेंट खत्म होने के बाद क्या होता है, उसकी जो फॉर्मूला है वो सार्वजनिक कर दिया जाता है। अन्य कंपनियां भी इस फॉर्मूला को यूज करके वैसी दवाई बना सकती हैं। तो जेनरिक दवाई कुछ इस प्रकार की दवाइयां होती हैं जो कि पेटेंट फ्री होती हैं, यानी इन पे किसी का पेटेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि बस नाम का फर्क है। जेनरिक में सीधा रसायन का नाम लिखा होता है, और ये लोग कंपनी वाले क्या करते हैं, रसायन की जगह अपना कोई ब्रांडेड नाम डाल देते हैं और उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। देखिए, जेनरिक दवाएं कम कीमत पर समान गुणवत्ता, सुरक्षा और चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करती हैं। ये जेनरिक दवाइयों में कोई अंतर नहीं है, समान गुणवत्ता है, सुरक्षा भी है, और उतना ही चिकित्सीय प्रभाव है जितना किसी कंपनी की ब्रांडेड दवा में है। इसका फायदा क्या होता है, इससे इलाज सुलभ और किफ़ायती हो जाता है, क्योंकि महंगी नहीं होती है। इससे इलाज सुलभ हो गया, किफ़ायती हो गया। जेनरिक दवाओं से क्या क्या फायदे हैं बताया गया है। देखिए, जेनरिक दवाएं न केवल स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने का माध्यम है, बल्कि ये सतत विकास लक्ष्य जो तीसरा है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसको प्राप्त करने के लिए भी अनिवार्य है। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है वो स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित है। जेनरिक दवाइयों के रासायनिक नाम है, और जैसा कि मैंने जेनरिक की कहानी बताई थी, वही कहानी यहाँ पर है कि मान लीजिए किसी ने कोई विशिष्ट दवा ईजाद की, तो वो उसकी अथॉरिटी कुछ समय के लिए किसी कंपनी को देगा। वो पेटेंट रहता है कि भाई 20 साल के लिए अथॉरिटी है, उसके बाद पेटेंट खत्म हो जाता है तो दवा वो सार्वजनिक कर दी जाती है, उसका फॉर्मूला सार्वजनिक कर दिया जाता है, तो वो जेनरिक बन जाती है। तो यहाँ पर वही है, जेनरिक का मतलब दवाइयों के रासायनिक नाम। वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं, और वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। जैसे कि एस्पिरिन जो गोली है, सरदर्द की गोली है, हल्की थकान या बुखार की जो गोली है एस्पिरिन, इसका जो जेनरिक नाम है, रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, इसका ये जेनरिक नाम है। वैसे इसको मार्केट में एस्पिरिन के नाम से जानी जाती है, कई कंपनी इसको एस्पिरिन करके बेच रही हैं, है ना। वैसे इसका रासायनिक जो नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। इसके अलावा देखिए, सरकार ने भी जेनरिक दवाइयाँ सस्ती कीमत पर प्रोवाइड करने के लिए कई जगह पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्टार्ट किए हैं। तो सरकार ने सभी को किफ़ायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्टार्ट किए हैं। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, इसके बारे में बताया गया है। इसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। पहले इसका नाम था जन औषधि स्कीम, जिसको जो है नवंबर 2008 में लॉन्च किया गया था, और इसको रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने लॉन्च किया था। बाद में जन औषधि योजना का नाम बदलकर 2016 में इसका नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इसका नाम कर दिया गया। तो इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है हर जिले में या हर जगह पर जो जेनरिक मेडिकल स्टोर है वो ओपन करवाना, ताकि दवाइयों की जो कीमत है बहुत कम रहे, कम कीमत पर अच्छी दवाएं मिल जाएं और लोगों को कम कीमत पर इलाज करवा पाएं। अब आगे यहाँ पर कुछ देशों के उदाहरण दिए गए हैं, कुछ क्षेत्रों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने सार्वजनिक सेवाओं के
बेस्ट एग्जाम्पल सेट किए हैं या बेहतर एग्जाम्पल सेट किए हैं। जैसे केरल का अनुभव है। देखिए केरल ने क्या किया है, केरल ने 1996 में, जो केरल की गवर्नमेंट है, इसने अपने राज्य के पूरे बजट का 40% ग्राम पंचायतों को दे दिया। और ग्राम पंचायतों को जो जो जिम्मेदारियां मिली होती हैं संविधान के तहत, उनको अच्छे से निभाने के लिए इन्होंने ये 40% इसको अपना बजट दे दिया है। इससे क्या हुआ है, इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास, शिक्षा और जो स्वास्थ्य केंद्र है, इनकी उचित व्यवस्था वहाँ पर करना संभव हो पाया। यानी इन्होंने जब ग्राम स्तर पर 40% अपना बजट शेयर कर दिया, तो ग्राम पंचायती भी अपने स्तर पर योजना बनाने लगी, उनको क्रियान्वित करने लगी। अब पैसे के लिए ऊपर नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि ग्राम पंचायतों का पैसा है, ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करवा पा रही हैं। तो ये फैसिलिटी यहाँ पर इन्होंने लागू करवाई। इससे क्या हुआ, लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार आया। एक अगला एग्जाम्पल जो है वो कोस्टा रिका का तरीका है। देखिए कोस्टा रिका जो है ये मध्य अमेरिका का देश है। आप देख पा रहे हैं मैप में, इसके एक तरफ कैरिबियन सी है और दूसरी तरफ यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। कोस्टा रिका को जो है मध्य अमेरिका का सबसे हेल्दी देश माना जाता है। इसका रीजन ये है, इन्होंने अपने यहाँ पर सेना रखने से मना कर दिया। इन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई हम लोग सेना नहीं रखें, आर्मी नहीं रखेंगे। आर्मी पर जो कुछ भी धन हम लोग व्यय करेंगे वो धन हम आधारभूत सुविधाओं पे करेंगे, स्वास्थ्य पे करेंगे, शिक्षा पे करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने सेना नहीं रखी, अपनी जनता की स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर खर्च करना स्टार्ट किया। यही कारण है कि मध्य अमेरिका का ये देश सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आ जाती है वो आ जाती है सरकार की भूमिका और संवैधानिक कर्तव्य, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने अतिरिक्त में यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहीं से प्रश्न उठकर आते हैं। तो सबसे पहला तो आपका आ जाता है अनुच्छेद 21, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत जो जीवन का जो अधिकार है केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच का भी अधिकार भी इसमें शामिल है। और संविधान के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना सरकार का पहला कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है। यानी सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी, सरकार सभी के जीवन की रक्षा करेगी। तो ये कर्तव्य हमें अनुच्छेद 21 के तहत सरकार को दिया गया है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा डीपीएसपी में, नीति नियंत्रण तत्वों में, अनुच्छेद 39 में कहा गया है, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से ऐसे कामों में ना जाना पड़े जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो। यानी ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि भाई आप पुरुष, महिला या बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे कि ऐसे कोई काम ना हो कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो या उन्हें मजबूरी की वजह से ऐसे कामों में जाना पड़े जो कि उनके स्वास्थ्य को हार्म करते हैं। अनुच्छेद 39F ये कहता है, ये राज्य को ये दायित्व देता है कि वह बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करेगा, उन्हें कुपोषण, रोग और शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता जैसी स्थितियों में काम करने, शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं बुढ़ापा, बीमारी, यानी इसमें भी स्वास्थ्य का जिक्र है कि ऐसी स्थितियों में लोगों के लिए आप लोग काम सुनिश्चित करवाएंगे या उनको सहायता दें, सार्वजनिक सहायता प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह कार्यस्थल पर मानवीय परिस्थितियां, मानवीय का मतलब ऐसी परिस्थितियां ना हो जहां पर मानव को जानवर से भी बदतर समझा जाता हो, मानवीय परिस्थितियां हो। यानी वहां पर वर्क करने का जो इन्वायरमेंट है अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत घुटन वाला इन्वायरमेंट है, लोग बेहोश हो जा रहे हैं, लोगों की डेथ हो जा रही है, लोग बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं, इस तरह का इन्वायरमेंट ना हो। यानी कार्यस्थलों पर मानवीय परिस्थितियां हो। और महिलाओं को मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश, यानी अगर कोई महिला गर्भवती है तो डिलीवरी के लिए उसे को छुट्टी दी जाए, बच्चे को पालने के लिए अवकाश दिया जाए, तो ये मातृत्व राहत भी दिया जाए जिससे कि महिला स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। आर्टिकल 47 क्या कहता है, राज्य के लिए यह प्राथमिक दायित्व निर्धारित करता है कि वह नागरिकों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। पोषण स्तर का मतलब जो आपने MDM के बारे में पढ़ा था वो इसी से संबंधित है ना। तो नागरिकों के पोषण स्तर को ऊपर उठाना है और उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए प्रयास करने हैं। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर्यावरण का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो राज्य को पर्यावरण संरक्षण का दायित्व ये सौंपता है, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण जो है स्वच्छ जीवन और जन स्वास्थ्य का मूल आधार है।
इसके अलावा जो आपकी पंचायतें हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, इनको भी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अनुच्छेद 247G, क्योंकि 11वीं अनुसूची में पंचायतों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पारिवारिक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी भी जो है पंचायतों को दी गई है। वहीं अनुच्छेद 243W के तहत नगर पालिकाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य, कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। आपको हमने पढ़ाया भी था नगर पालिकाओं वाले चैप्टर में कि नगर पालिकाओं में या फिर जो नगर पंचायत हैं या नगर निगम हैं, वहाँ उनके अपने अस्पताल होते हैं, वो भी अस्पताल स्थापित करवाते हैं। जो बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों से लोगों को अवेयर करवाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। तो ये सब काम इनके हैं, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के हैं। इनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जो हमारी 7वीं अनुसूची है, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र किया गया है। यानी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो राज्य सूची में आती हैं। तो जो राज्य सूची है, आप लोगों को 7वीं अनुसूची के बारे में पता होगा, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यहाँ पे 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। राज्य सूची वाले विषय ऐसे विषय हैं जिन पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है। समवर्ती सूची वाले विषयों पर राज्य सरकार, साथ ही साथ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और संघ सूची वाले विषयों पर निर्णय लेने, कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार की है। तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो राज्य सूची का विषय हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और जो औषधालय हैं ये राज्य की जिम्मेदारी है। समवर्ती सूची में कहा जाता है, क्या क्या आ जाता है, जनसंख्या नियंत्रण आ जाता है, परिवार नियोजन है, मिलावट रोकना है, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जो फैलने वाले संक्रामक रोग हैं, संचारी रोग हैं, उनकी रोकथाम करना, ये केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। संघ सूची में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट पर जो क्वारंटाइन वाला कॉन्सेप्ट है, बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाता है, कुछ समय के लिए उनको अलग अलग रखा जाता है, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक है उनको लागू करवाना, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा देखिए, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। आपके एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया गया है हाकिम शेख का। हाकिम शेख जो है ये कोलकाता के रहने वाले व्यक्ति हैं। एक फैक्ट्री में ये काम करते थे और कोई दुर्घटना में ये घायल हो जाते हैं। इन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है और हॉस्पिटल में वहाँ का जो स्टाफ है इनको भर्ती होने से मना कर देता है कि भाई आप इन्हें रेफर कर देता है, आप अगले हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे इलाज हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आपकी जो बीमारी है उसका इलाज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगले हॉस्पिटल में ये जाते हैं, वहाँ पर भी बहाना मिलता है। तो ऐसे करके इनको इलाज नहीं मिल पाता है तो मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर इन्हें जाना पड़ता है। लेकिन ये जो है इनके पास रिकॉर्ड भी होते हैं कि हम इन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे और यहाँ हमें इलाज नहीं मिला। तो बाद में ये कोर्ट की शरण में जाते हैं। तो कोर्ट जो है फिर इनके फेवर में फैसला देता है और कोर्ट ये आदेश सुनाता है कि यदि कोई सरकारी अस्पताल समय पर इलाज नहीं देता तो यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। और कोर्ट जो है सरकार को ये आदेश देती है कि आप इलाज का पूरा खर्च इनका उठाएंगे, क्योंकि आपके सरकारी अस्पतालों ने इनको इलाज नहीं दिया है, मजबूरी में ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, तो अब आपको इलाज का खर्च उठाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई स्थिति जहाँ पर सरकारी अस्पताल अपने यहाँ मरीज लेने से मना कर दे या भर्ती मरीज को बाहर निकाल दे, कह दे हमारे यहाँ इलाज नहीं हो सकता है, तो ऐसे में सरकार को दंड भुगतना पड़ेगा, सरकार को प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज कराना पड़ेगा। ये रूल है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि सरकार सारी स्वास्थ्य सेवाएं चलाने के लिए या अन्य जो आधारभूत सुविधाएं चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाती है। ये पैसा आता है टैक्स से। हम लोग जो सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हैं, उससे ही सरकार विभिन्न प्रकार की पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टैक्स कैसे देते हैं, प्रत्यक्ष रूप में देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में देते हैं। तो उससे सरकार के पास पैसा इकट्ठा होता है, सरकार उसको विभिन्न क्षेत्रों में लगाती है, जैसे प्रतिरक्षा में, डिफेंस में, पुलिस में, जुडिशरी में, जो हाईवे वगैरह हैं या ट्रांसपोर्ट के और माध्यम में उनको स्थापित करवाने में, इनमें लगाती है। क्योंकि ये सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं इनको नागरिक स्वयं स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये सब सुविधाएं नागरिकों को प्रोवाइड करवाए। इसके अलावा करों से कुछ विकासात्मक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, कुछ सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसाय प्रशिक्षण, ये सब जो है दिए जाते हैं। इसके अलावा करों से मिलने वाला जो धन है इसका प्रयोग प्राकृतिक आपदाओं के समय किया जाता है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी है, तो इनमें राहत या पुनर्वास के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कुछ आपने देखा होगा हमारे यहाँ इसरो, DRDO ये चल रहे हैं, इनको भी चलाने के लिए पैसा जो है हमारे टैक्स से ही जाता है। तो अंतरिक्ष, परमाणु और प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित जो कार्यक्रम है ये भी जो है करों के द्वारा प्राप्त राशि से ही चल रहे हैं। तो ऐसे करके सरकार ये सारी सुविधाएं जनता को प्रोवाइड करती है। तो हम लोगों ने इस अध्याय में स्वास्थ्य के बारे में जान लिया है, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है वो जान लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना
बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।